हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और पता दिस माइक इज इट्स नाइस बट इट्स न्यू एंड आई डोंट एडजस्ट वेल टू न्यू थिंग्स। एनीवे, उसको अपना अवॉइड करेंगे और अपन काम की बात करेंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड प्लान लेके पढ़ाई करते हैं, विच इज़ गुड। आप अगर एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे को ऐसे सिलेबस कवर करना है, मेरे को क्लासेस अटेंड करनी है। अगर आप कोचिंग से एनरोल हो तो फिर आपके पास में एक अलग अपना सिस्टम चल रहा होगा कि भाई 6 घंटे 7 घंटे तो मेरी कोचिंग होती है, उसके बाद मुझे रिवाइज करना है। मैं नोट्स कैसे बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या जो मैंने क्लास में कर लिया है मैं उसी को रिवाइज करूँ। देर आर सो मेनी वेज जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है, स्पेशली वो लोग क्लियर करते हैं जो सिर्फ मेंटोरशिप करके तैयारी करते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी की मेरे से मेंटोरशिप लेते हैं। आई टीच ऑल्सो, बट मैं उनको पर्सनली गाइड भी करती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, बिकॉज मैंने उस एग्जाम को निकाल के देखा है, राइट? तो इट्स पॉसिबल टू डू सर्टन थिंग्स एक एग्जाम के लिए, और काफ़ी हद तक वो चीज़ आरएस एग्जाम पे भी लागू होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई टारगेट ये लेके चलना है, इतनी पढ़ाई करनी है, इतने घंटे हो जाने चाहिए, इतने बजे सुबह उठो, इतने बजे रात को सो जाना है, इतने आपको क्या कहते हैं पेजेस भर देने हैं। देर आर सो मेनी पीपल जो ये बोलते हैं कि तो तुम्हारे तो रजिस्टर्स भर जाने चाहिए थे, इतनी ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। टॉप रैंकर तक वही तरीका फॉलो करते हैं, उस तरीके पे बात करते हैं, ठीक है? बट फर्स्ट मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि संडे को सुबह 11 बजे मैं एक मैराथन लेकर आऊंगी, जिसमें अपन 2013 से लेकर 2025 फरवरी में जो प्री एग्जाम हुआ था आरएस का, उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, और जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे, उनको अपन डिस्कस करेंगे। एंड में अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, और क्यों वो क्वेश्चन आखिर आया क्यों है, क्या वो किसी न्यूज से रिलेटेड है या फिर कोई और कारण से वो क्वेश्चन बनता है। अपन इसको डिस्कस करेंगे तो आप ज्योग्राफी को ब्रेक कर पाओगे। मिनिमम आपके पास में 20 से 22 क्वेश्चंस होते हैं हर प्री एग्जाम में ज्योग्राफी के, ठीक है? और ज्योग्राफी कंपैरेटिवली इजी होती है ना? इसलिए नहीं कि ठीक है मैं करा रही हूँ तो इजी है, नहीं, इट्स नॉट दैट। ज्योग्राफी कंपैरेटिवली इजी होती है, तो अपन को ज्योग्राफी हैंडल करना चाहिए। पॉलिटी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में अगर देखें तो डिफिकल्ट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, डेरिवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी के साथ ऐसा नहीं है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बनाओ, इजी बनाओ, और फिर उसके साथ साथ एडजस्ट करो कि मैं कौन कौन सब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकूं कि मेरा मिनिमम बेंचमार्क क्लियर होना चाहिए, राइट? मेरी जो कट ऑफ है वो इजीली कवर होनी चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि कट ऑफ 100 के आसपास होएगी, राइट? 200 मार्क्स का एग्जाम है, 100 कट ऑफ मान के चल रहे हैं अपन कि इतनी तो होनी ही होनी चाहिए, तो मेरे ये मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो ज्योग्राफी अपन देखेंगे, उसके बाद में वी विल गो विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट फर्स्ट विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी नाउ। क्वेश्चन सिर्फ वही नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर जो मैंने सीरीज चलाई थी ज्योग्राफी की क्वेश्चंस कराने की, सिर्फ वही हो गया तो इनफ है? नहीं, क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने चाहिए, कल करने पड़ेंगे, ठीक है? आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपने प्रिपरेशन करी है, बेस्ट तरीका उसको रिवाइज करने का सिर्फ शॉर्ट नोट से ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके भी है। तो आपको मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लाइक बहुत सारे, राइट? तो मेरे पास में ऑफर है पासिस, राइट? सिर्फ प्री के एमसीक्यू बेस्ड आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मिलेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आपको इस पास से अवेल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को मेंस की तैयारी भी साथ में करनी है, मेरे को आंसर राइटिंग भी चेक करनी है, जो कि आपको करना चाहिए, बिकॉज मेंस के बाद में, सॉरी, प्री के बाद में जब मेंस एग्जाम होगा तो आपको टाइम इतना नहीं मिलता कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, राइट? मेंस होता है तो पेपर 1 पेपर 2 एक दिन में होते हैं, अगले दिन पेपर 3 पेपर 4 होते हैं, राइट? और एक पेपर में आपको लगभग 2700 2300 से लेकर 2700 तक के शब्द आपको लिखने हैं, तो 5 से 5500 शब्द तो मिनिमम आपको एक दिन में लिखने हैं। ये हाथ दुखता है, मेरे को अभी भी दुखा ठीक है? तो ये हाथ दुखता है, दर्द होता है और फ्रस्ट्रेशन होती है, और क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं करी हुई होती, तो फिर जो आइडियाज, जो आपको शब्द एक्चुअली पेपर पे उतारने हैं, वो आपको रिकॉल भी नहीं होते, याद भी नहीं आते, जबकि आपको एक्चुअली पढ़ा हुआ टॉपिक है, आपको पता है उसका क्या मतलब है, क्या पूछ रहा है, बट उसको शब्दों में पिरो के कागज पर उतारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस 4-5 दिन में नहीं होती है, राइट? प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है। सो दिस इज द ऑफर आई हैव फॉर यू। इसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट अवेलेबल हैं, सेम थिंग, मिक्स टेस्ट हैं और
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करो, अच्छे से करो और अपने आंसर कॉपीज को भी चेक कराओ। मैम कैसे होगा, राइट, कहाँ से पासेस मिलेंगे? आई हैव ऑप्शन फॉर यू। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और आपकी अदरवाइज भी कोई काउंसलिंग के क्वेश्चंस हैं कि भाई ठीक है मेरे को एग्जाम को समझना है, ठीक है मेरे को प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम हूँ, मुझे कहीं और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पढ़ाई चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसमें शेयर कर सकते हो। आपकी काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री होगी। फर्स्ट, नहीं कर, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक गूगल फॉर्म के जस्ट ऊपर आपको एक फ़ोन नंबर भी दिखेगा, उस पर कॉल करो, सेम थिंग, ठीक है, और बताना कि मैंने बोला था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जब अपन बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का एक प्लान की बात करें जो कि लगभग सब लोग फॉलो कर पाएं, और ऐसा फॉलो कर पाएं कि ठीक है अगर मैं उसको उसकी लकीर पे रहूं तो मुझे फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर इसी प्लान को फॉलो करोगे तो 100% आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। देर आर ऑलवेज पीपल हु आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, हु आर गोइंग टू बी समवॉट बेटर देन यू, जो कि आपसे बेटर कर पाएंगे एग्जाम में भी। या फिर वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एग्जाम को दे चुके हैं, या तो पास हो चुके हैं, अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं, या फिर एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, उनको पता है, एक्सपीरियंस है, और काफी हद तक उनका सिलेबस होया हुआ है क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम दिया हुआ है। तो आपको कॉम्पिटिशन हर टाइप के लोगों से होता है, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आसान होता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इजीएस्ट तरीका, मोस्ट फ्रूटफुल और सबसे ज्यादा असरदार। कितने सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में? आपके पास में हिस्ट्री है, ठीक है ना, और हिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, एक तो इंडियन हिस्ट्री है ना, और एक राजस्थान हिस्ट्री है। ये है बढ़िया। आपके पास में आर्ट एंड कल्चर है, सेम थिंग, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। आपके पास में ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, फिजियोग्राफी है। इसके अलावा आपके पास पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पर रिवर्स, क्रॉप्स, आपके पास सब कुछ आएगा, ठीक है। एवोल्यूशनरी ज्योग्राफी भी आएगी। इसके साथ साथ आपके पास में इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ में करंट अफेयर्स भी हैं, बायोडाइवर्सिटी है ना, फिर क्या है आपके पास में, और पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और क्या बोल रहे हैं अपन, मैथ और रीजनिंग, उसको कैसे छोड़ सकते हैं अपन? है ना। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट अपने पास में सिलेबस ये सब कुछ है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का अपने पास में अंडरस्टैंडिंग है भाई, ये सब पूछेंगे। और इन सब में क्या पूछेंगे वो अपन को सिलेबस से पता चलेगा। आपको सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर इज नॉट अ सिंगल सोल ऑन अर्थ जो इन सब चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देके कवर कर सके। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इन करंट अफेयर्स में फेमस पर्सनैलिटीज वगैरह भी आएंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लोगों को अवार्ड कर दिए गए हैं, पद्मश्री वगैरह अवार्ड कर दिया गया है, राइट। वो लिस्ट याद कर लो। इंटरेस्टिंगली सिर्फ इस साल के ही नहीं पूछे जाते, कभी कभी कुछ ऐसी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं जो कि राजस्थान स्पेसिफिक होंगी, या फिर उनके किसी काम से, उनकी लाइफ के किसी एक्टिविटी से, जिनके कारण उनको पद्मश्री या पद्म भूषण या फिर जो भी मिला है, जो भी अवार्ड मिला है, वो राजस्थान के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं। तो किसी ना किसी कारण से फेमस पर्सनालिटीज यहाँ आ जाएंगी, है ना, तो वो भी तैयार करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें नॉट एवरीवन कैन डू दिस, ट्रू, ओके। तो अब अपन मैनेज कैसे करेंगे? मैम इसके तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैम इसके तो 22 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैम अगर हिस्ट्री की बात करूं तो लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं इंडियन और राजस्थान को मिला के। मैम आर्ट एंड कल्चर के 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं। मैम पॉलिटी के 15 से 17 क्वेश्चंस आएंगे। मैम इकोनॉमिक्स के 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। मैम ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैम ये 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर इज सो मच टू डू कि अपन से मैनेज नहीं होता। यहाँ गेम आता है कॉम्बिनेशंस का। ये कॉम्बिनेशंस कैसे मैनेज होंगे? बहुत ईजी है। सिलेबस खोलो, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बात लागू होती है जिन्होंने एग्जाम कभी नहीं दिया है, अभी पढ़ाई रिसेंटली शुरू करी है, पहली बार एग्जाम देंगे, या तो 26 में 27 में, ठीक है। सिलेबस ओपन करो और देखो कि एक सब्जेक्ट में जो जो सिलेबस में पॉइंट्स, टॉपिक्स, आइडियाज लिखे हुए हैं, उनमें से कितने के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। मैं नहीं कह रही कि आपको वो ऑलरेडी आते हैं, आपको समझ में आ गए, आपको पढ़ाई करी हुई है, नहीं। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो रिवर्स,
बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में अगर ऑलरेडी है तो ज्योग्राफी आपके पास में अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो आपको ये बेसिकली पता है कि पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, रेन फेड नॉन पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, कुछ एग्जांपल्स याद होंगे, कौन सी रिवर कौन से स्टेट से बहती है ये अंदाजा होगा, ये पता होगा कि फ्रेश वाटर कौन सा होता है, सॉल्ट वाटर कौन सा होता है, सी ओशंस में सॉल्ट वाटर है तो वहां पर सॉल्ट वाटर क्यों है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब रिवर्स बनती हैं, गॉर्जेस कैसे बनते हैं, वी टाइप वैलीज किसको बोलते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, वल्केनोज क्यों आती हैं, जो लावा बाहर आता है धरती के उसको अपन लावा क्यों बोलते हैं, वो किस मिनरल में रिच होता है, ये बहुत बेसिक एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन है जो कि 7th 8th क्लास के बच्चों में अपन पढ़ते थे, राइट। अगर आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो ज्योग्राफी के उन उन टॉपिक्स के ऊपर हाइलाइटर लगा दो, ठीक है। और ये सेम चीज आपको सारे सब्जेक्ट्स में करनी है। जब ये पूरा सिलेबस के ऊपर आपने इस तरह की हाइलाइटिंग कर ली कि मेरे को कौन सा आता है, तो बनाओगे आप कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे कि भाई ज्योग्राफी में मेरे को है ना 20 में से ना 17 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरे को कंसेप्चुअली ये याद है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है और इसमें कुछ कुछ ऐसा ऐसा मीनिंग होता है, मेरे को बिल्कुल आता है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। मेरे को ये पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री मुझे आती है, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी अच्छी तैयारी है, या फिर मैंने कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को आती है। लेकिन मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में तो राम भरोसे काम हो रखा है। आर्ट एंड कल्चर मैम ये क्या चीज़ है, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स मुझे पता है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मुझे पता है बजट कहाँ से आता है, कौन बनाता है, मुझे पता है जीडीपी जीएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस ये सब क्या चीज़ें होती हैं, मुझे पता है मनी फ्लो क्या होता है। ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझे इन बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता है, मुझे ये पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, सुपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन क्या चीज़ें होती हैं, सिर्फ मुझे आइडिया है ना। 11th क्लास में मैम एनसीईआरटी में पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ा होगा मैम, इतना याद नहीं है लेकिन पता है कि मेरा ये पढ़ा हुआ है और मुझे तब तक याद रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका कॉम्बिनेशन बन गया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ज्योग्राफी आपका कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या सब्जेक्ट है, पॉलिटी है। मैम ये तो बिल्कुल ही नया है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या बोल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स भी इसलिए सुनाई देता है कि कभी कोई प्रोटेस्ट कर लेता है और वो बोलता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसलिए मेरे को पता है, वरना अपन का नहीं पढ़ा हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉलिटी फिर आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ पॉलिटी आपसे ज्यादा एफर्ट मांगेगी, तो आपके इजी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स में पॉलिटी फिर फॉल नहीं करेगी। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ, राइट। जब आप कॉम्बिनेशंस बना लोगे तो मिनिमम 3 to 4 सब्जेक्ट्स आपके पास में कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, ठीक है। और प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ। मैम मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ्स वगैरह सॉल्व करनी नहीं आती मैम, मुझसे नहीं होता इतना एफर्ट। मैम रीजनिंग ये तो कभी पढ़ाई नहीं, पता ही नहीं, ये तो जो एमबीए वाले होते हैं उनको कैट एग्जाम देना पड़ता है तो फिर वो तो तैयारी करते हैं, मैं उनसे कैसे कम्पीट करूँ या करूँगी। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स फालतू हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मैथ्स के 10 रीजनिंग के, और आपको वो टॉपिक लाइन वाइज दिया हुआ है, पता है आपको। एक वेन डायग्राम आएगा, ठीक है, एक सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, एक ब्लड रिलेशन आएगा, ये मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक बार ग्राफ आएगा, एक पाई चार्ट आएगा। मैथमेटिक्स में एक मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं। आपने हो सकता है 10th में अच्छा स्कोर ना किया हो, मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैम मैंने आर्ट्स ली थी, अब आप बोल रहे हो मैथ्स ही पढ़नी है। ट्रस्ट मी ये वो मैथ्स नहीं है जो आपको परेशान करेगी। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। जब आपको पता है कि यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट अपने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ 4 भी नहीं बन रहे, ठीक है ना। मैं तो कभी कॉलेज में लाइफ में पढ़ाई ही नहीं करी, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। यहाँ 3 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं ना, कोशिश करो कि प्रैक्टिस में आप मैथ और रीजनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दो कि चौथा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग बन जाए। ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं कंफर्टेबली एग्जाम वाले दिन 16 से 17 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए करेक्ट। ट्रेन की स्पीड ये होती है, एक हाइट का क्वेश्चन आ जाएगा, एक टाइम का क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। दीज आर वेरी इजी। ये मैं बोल रही हूँ जिसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है, परसेंटेज निकालनी होती है ना तो मन करता है कि फोन में कैलकुलेटर चालू करें और निकाल लें, इतनी नापसंद है मुझे। लेकिन मैंने भी सी सेट में इसमें भयंकर स्कोर किया था, इवन दो आई एम एक्चुअली एन इंग्लिश टीचर, राइट। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप प्रैक्टिस करो, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। 2013 से क्वेश्चंस उठाना शुरू करो, क्वेश्चन पेपर उठाना शुरू करोगे। अभी तक कितने एग्जाम्स हो गए, 6-7 एग्जाम्स हो गए हैं, हर एग्जाम में 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, लगभग 125 से 150 क्वेश्चन तो आपको यही मिल गए। प्रैक्टिस हो जाती, इतने में प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी यूज करते हो, ग्रॉक यूज करते हो, तो उनसे बनवाओ क्वेश्चंस, वरना मैं यहाँ पे पासेस दे ही रही थी अभी मॉक टेस्ट के, उसमें से सॉल्व करो। मैथ और रीजनिंग के अलग से भी टेस्ट हैं, ठीक है। क्लासेस अटेंड करो, डू समथिंग, बट इस सब्जेक्ट को मत छोड़ो।
ये बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मैनेजेबल है। इसके ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो टिपिकली आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, होम साइंस के, इकोनॉमिक्स के। इनका तो अपन को मैम अच्छी तरह से आता है। ये क्या कर रहे हो आप? आपके लिए ये सब्जेक्ट ज़ीरो नहीं है। इनफैक्ट मैं बेट लगा सकती हूँ, शर्त लगा के कह सकती हूँ कि रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनसे तो आपको आसान ही पड़ेगा ये। मेहनत भी कम मांगेगा, प्रैक्टिस में हो भी जाएगा और आप इसको भूलोगे भी नहीं। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका अपन को रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और अपन को बोल दिया कि इस सिलेंडर की हाइट का मैंने एक कोन कट करके निकाल दिया, तो मेरे को इसका और इसका वॉल्यूम चाहिए। ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ सिलेंडर का और कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू वैसे भी आपको दी हुई है, रेडियस तो सेम रहेगा, हाइट आपके पास में सेम है, ये हाइट सेम है। ये आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी होती है। निकालते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे निकालते हैं अपन, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कैसे निकालते हैं। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। कोन को हटाओगे, वॉल्यूम निकाल के जो सिलेंडर में वॉल्यूम बच जाएगा वो आपका आंसर है। लिटरली 3 लाइनों में, 3 लाइंस आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान के जितने भी आभूषण हैं उनको लर्न कर लें। मैं आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस को कम नहीं बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। लेकिन सारी पेंटिंग्स, सारी बुक्स, लिटरेचर, ऑथर, आभूषण की बात करी थी अपन ने, पोशाकों की बात कर लेते हैं अपन, पगड़ियों के टाइप्स, कास्ट्स, उनके ग्रुप्स, ठीक है, हिस्टोरिकल जो आपके लोग देवी देवता हैं वो, इन सब को प्रिपेयर करो। चांसेस आर एक क्वेश्चन। यहां मैंने बता दिया ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया ये क्वेश्चन आएगा। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जबकि इससे इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज का मैंने एक एंगल निकाल दिया, इसका पैरेलल मैंने दूसरी तरफ से निकाल दिया। इन दोनों का पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर, एरिया नहीं, पेरीमीटर। और मैंने बता दिया कि भैया ये पैरेललोग्राम जो है इसमें एक एंगल राइट एंगल है। तो अब मुझे पता चल गया पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल राइट एंगल है तो चारों एंगल राइट एंगल होंगे, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट एक रेक्टेंगल है। इजी, यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, उसके चाचा के बेटे। अच्छा ठीक है, ये तो हिंदी का है। इंग्लिश में तो बहुत ही आसान है। आंट और अंकल, मामा की तरफ से एंड डैड की तरफ से दोनों आंट एंड अंकल होते हैं। और नीस एंड नेफ्यू, मॉम की तरफ से दोनों नीस एंड नेफ्यू होंगे, डैड की तरफ से दोनों नीस एंड नेफ्यू होंगे। बहुत ही ईजी है। दोनों ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स ही कहलाते हैं। नाना नानी के लिए अलग से नाम नहीं है, दादा दादी जी के लिए अलग से नाम नहीं है। दोनों सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं। दैट इजी, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पर जीजा भाभी अलग अलग हो जाएंगे ना, ना। यहाँ पर इंग्लिश में बढ़िया है, और मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से ही बात कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो ब्लड रिलेशन आपके लिए भी इजी ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आपको रिश्ता सामने लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में एक तो ये चीज, और दूसरी ये, राइट। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है नोट्स। आप नोट्स कैसे बना रहे हो? बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने ना बुक खोल रखी है और बुक के अंदर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसके अंडरलाइन कर दिया या हाईलाइट कर दिया, और वहां पर मैंने एक क्या कहते हैं वो पीस अटैच कर दिया। वो कौन से पेपर्स होते हैं, एक तो इतने रंग बिरंगे कर लेते हैं ना कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को, वो अटैच कर लेते हैं ना जिसके ऊपर वो चिपका हुआ होता है कहीं से थोड़ा सा, और उसके ऊपर अपन ने हेडिंग लिख ली और बुक के ऊपर लगा के छोड़ दिया। स्टिकी नोट्स, या स्टिकी नोट्स, थैंक यू, ठीक है। तो स्टिकी नोट्स लगा दिए और ठीक है अपनी पढ़ाई हो गई। नो, डोंट डू दैट। क्योंकि जब आप रिवाइज करने लगते हो और इतनी बड़ी मोटी बुक और उसके अंदर कम से कम नहीं तो 30-35 स्टिकी नोट्स देखते हो, तो मेंटली आप ऑलरेडी थक चुके हो सबकॉन्शियसली। अच्छा, पे अटेंशन टू दिस थिंग, आपका माइंड और आप खुद दो अलग अलग एंटिटी होते हो। मैम कौन से इंसेप्शन की बात कर रहे हो आप? ये नहीं, मैं इंसेप्शन बात नहीं कर रही हूँ। आपका माइंड आपके लिए एक पेट की तरह हो सकता है जिसको आप ट्रेन कर सको। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट दिस इज हाउ वी डू इट। आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, उसको बहला फुसला के उससे काम करवा सकते हो, विच इज इट्स एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू, राइट। तो जब आप देखते हो कि एक बुक है और बहुत मोटी बुक है और उसके अंदर आपने इतने 30-35 यहाँ पर स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं, माइंड क्या परसीव करता है? वो ये नहीं देखता कि मेरे को सिर्फ इन स्टिकी नोट्स वाले पेजेस को ही पढ़ना है, आसान है अभी हो जाएगा, नहीं। माइंड क्या देखता है? माइंड इस साइज को देखता है,
और अगर ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कम पसंद है या फिर जो आपसे ज़्यादा मेहनत मांग रहा है या फिर जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और आपकी एक्सपीरियंस नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो वो इस सब्जेक्ट का नाम भी देखेगा, फिर चाहे ये स्टिकी नोट्स आधे ही क्यों ना हो जाए. सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, कि आपका माइंड ही आपका पीछा छोड़ दे कि नहीं करनी पढ़ाई, छोड़ यार, ये करने की बजाय आप बनाओगे नोट्स. मेरा अभी भी मानना है कि आपके पास में इनफ टाइम है डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का. डिस्क्रिप्टिव नोट्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पास में इतना स्कोप होगा कि आप किसी एक टॉपिक की डेफिनेशन लिखो, उसका बेसिक एग्जाम्पल लिखो, उसका मीनिंग लिखो और एक पूरे पेज पे एक टॉपिक तैयार कर लो, जो कि बुक में लगभग हो सकता है 3-4 पेजेस में एक्सप्लेन्ड हो. शॉर्ट नोट्स में वही टॉपिक 1/4 या हाफ पेज में सिमट जाएगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स यूज़ करोगे, ठीक है, एरो हेड्स यूज़ करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स यूज़ करोगे और अपना नोट्स बना लोगे. नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स. अगर आपको लगता है कि मैम कोई लेटेस्ट तरीका है, तो 2 तरीके हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी. बट दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना जरूरी है. अभी आपके एग्जाम में लगभग 5-5.25 महीने बाकी हैं, आप अभी भी नोट्स बना सकते हो. 5.25 महीने तो नहीं है, 5 महीने बचते हैं, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बना सकते हो. हाँ, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के ऊपर लागू नहीं होता, आप सबके डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अगर परेशान कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपसे बार बार मांग रहे हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत मांग रहे हैं, उसके आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हो. लगभग 50% सिलेबस का आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स इस टाइम एज ऑफ राइट नाउ बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा. इट्स गुड. तो नोट्स बनाओ. एंड लास्टली रिविजन. रिविजन के 2 तरीके होते हैं और आपको दोनों ही काम में लेने हैं. रिवीजन के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों बताऊंगी और दोनों फॉलो करने हैं. अगर आपको लगता है कि कोई सा एक से काम चल जाएगा तो काम ही चला पाओगे, फिर एग्जाम वाले दिन मार्क्स नहीं आएंगे. रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उनको ब्रश अप करोगे. जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ या इतना कर लिया आपने सिलेबस कि नाउ यू विल हैव टू रिवाइज, वरना मैं भूल जाऊंगा, मेरे को इतना टाइम से पढ़ाई करनी है, मेरे दिमाग से निकल जाएगा. नोट्स बनाए हैं, उनको बार बार रीड करो. उनको रीड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज 137 फॉर्मूला. आज रीड करो, 3 दिन बाद रीड करो, फिर 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद रीड करो. जब आप एक ही सब्जेक्ट की तरह सभी सब्जेक्ट्स को फॉलो करोगे तो आपके माइंड में 1, 3 और 7 नाम की अलग अलग फाइल्स बन जाएंगी. और फाइलिंग सिस्टम होता है, उससे इंफॉर्मेशन रिकवर करना, रिकॉल करना माइंड के लिए आसान होता है. लाइक आई सेड बिफोर, आपको अपने ब्रेन को ना ट्रेन करना है, ठीक है, यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन. तो वो कैसे होगा? जब आप उसको एक सीक्वेंस दोगे, जिस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, ये सीक्वेंस एज अ रूल, एज अ लॉ आपको फॉलो करना है. अगर आपने 138 कर दिया या 147 कर दिया या कुछ भी इस तरह से डिस्टर्बेंस किया है, तो ये फाइल ठीक से नहीं बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने अपनी फाइलिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है. एक तो ये तरीका. दूसरा, जब आप ये कर चुके हो, आपको जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी हो गई है, एक सब्जेक्ट की या एक टॉपिक की, जो भी आपको लगता है कि भाई मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे इसको टेस्ट करना है, जितनी मेरे को करनी थी पढ़ाई मैंने कर ली है, नाउ यू डू. अब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो. मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया कहाँ से मिलेंगे, ठीक है. अवेल द पासेस. कोई और आपका इशू होता है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपको कंफ्यूजन चल रहा है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. इफ नॉट दैट, कॉल करो, गूगल फॉर्म भरो और फिर सेंटर में मिलेंगे जब चाहोगे. ओके, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट विद योर स्टडीज.